Hello everyone, good evening. Let's wait for other people to join the class, then we will start the class, right? I guess it'll take some few seconds. देख लेते हैं सबको, आ ही रहे होंगे सब लोग. Okay, so let's start the chapter. We were doing sentences. I just hope आप लोगों को कल जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में समझ आया होगा, sentences चैप्टर में. ठीक है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने में. सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बेसिकली एक मीनिंगफुल सेंस थे, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. फिर हमने बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखे. एसर्टिव सेंटेंस देखा, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ भी फैक्ट्स को स्टेट करते हैं. 2 टाइप्स के थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो पॉजिटिव थे उसको क्या बोल रहे थे? एफर्मेटिव. याद है टेंसेस में पढ़ा था. और जो नेगेटिव थे उनको क्या बोल रहे थे? नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, सो दिस was your first type of sentence और ये इसका फर्स्ट पार्ट था एंड दिस was the second part. सेकंड हमने क्या देखा था? सेकंड हमने देखा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहां पे आप कोई भी कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हो, उनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. थर्ड बेसिकली क्या था? थर्ड वाज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे आप कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करते हो, राइट? फोर्थ बेसिकली क्या था? फोर्थ वाज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जहां पे विश, प्रे, कर्स करते हो. ठीक है, एंड द लास्ट वाज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कौन से सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी? जहां पे आप सडन फीलिंग, सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस, सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस को बेसिकली वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो. फॉर एग्जाम्पल, वाओ वी वन, वाओ वी वन, वाओ वी वन द मैच. ठीक है, ओके. तो ये सब टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े. फिर हमने इंट्रोडक्शन किया था उसका थोड़ा सा. हमने ये पढ़ा था कि फ्रेजेस क्या होते हैं, है ना? फ्रेजेस में मैंने क्या आपको बताया था? आई एम सो सॉरी फॉर दिस. चलो, अब शायद समझ आ रहा होगा. चलिए, फ्रेजेस क्या देखा था? फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, ठीक है. लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों है? ये कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? जिसमें नाउन तो मेंशन्ड होगा बट सब्जेक्ट जो है वो नहीं मेंशन्ड होगा. तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, और सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों में नहीं होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क जो है सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड, ऑर्डर आप रिक्वेस्ट करते हो तो यूजुअली फुल स्टॉप यूज करते हो, कुछ एक्सक्लेमेशन नहीं यूज करते. सोचो ना, अगर आप किसी को कमांड दे रहे हो, फिर कमांडिंग समवन, या किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हो ना, ऑर्डर कुड बी गेट मी अ कप, गेट मी a cup of tea. Now this is an order. What will I use here? I will use your full stop. Why would I use your क्वेश्चन मार्क या फिर यहाँ मैं बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज करूंगी? ये कोई सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस तो है ही नहीं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बेसिकली क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में
सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन, सडन बर्स्ट, सडन फीलिंग्स। ठीक है, अब सडन फीलिंग्स जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, अलास शी डाइड। अब यहाँ पे ऐसे वर्ड्स जहाँ यूज हो रहे हैं वहां पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दोगे। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। ठीक है, एकदम से आपने कोई चीज को देखा या एक्सपीरियंस किया और एकदम से आपको वो फीलिंग आई। ठीक है, जैसे आप बहुत टाइम बाद अपने किसी फ्रेंड से मिले, वाओ यू हैव ग्रोन सो ब्यूटिफुल, वाओ यू बिकेम सो ब्यूटिफुल, या जो भी, जैसे भी आप एक्सप्रेस करोगे अपना सर्टेन बर्स्ट ऑफ इमोशन, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, देयर यू यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क। बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के केस में किसी को ऑर्डर देते हुए या किसी को रिक्वेस्ट, अब किसी को अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मे आई बोरो योर पेन, इसमें मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे यूज करूंगी? आई विल नॉट यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस इज अ रिक्वेस्ट, मे आई बोरो योर पेन, राइट? आई होप इट इज क्लियर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज करते हो, यू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क ओनली इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है? जब आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे वहां पे ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, अलास, वाओ, हुर्रा। ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ओ, जैसे कि इफ यू आर वेरी सैड यू विल यूज दिस वर्ड ओ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आप बेसिकली कहाँ यूज करोगे? यू विल यूज सच वर्ड्स इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इट कुड बी any word but it should be sudden emotions। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी, व्हाट अ मूवी देखते ही आपका जो एक फीलिंग था वो क्या था? व्हाट अ ग्रेट मूवी। तो व्हाट अ ग्रेट मूवी जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे वाओ नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल अगर आप मूवी देख के आए और एकदम से आपको मूवी बहुत अपीलिंग लगी, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट अ ग्रेट मूवी, वाओ व्हाट अ ग्रेट मूवी, या व्हाट अ ग्रेट मूवी। ठीक है, तो देन यू विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे बेसिकली ये किसी तरीके का ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट नहीं है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो अपने आप से किससे डिफरेंट होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये देखो, डेफिनेशन में भी दोनों जो है वो बेसिकली क्या है? अलग है। लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप कमांड दोगे, ऑर्डर दोगे, या फिर बेसिकली क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे। एक्सक्लेमेटरी में आप बेसिकली सडन फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेस, व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेस, राइट? तो ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेस, राइट? ये नाउ इफ यू लुकिंग फॉर अ नंबर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड, तो आप क्या कहोगे? ये आई गॉट हिज नंबर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एकदम से सडन फीलिंग, जो आपको वो सडन फीलिंग ऑफ इमोशन होगी, खुशी की या एकदम से सैडनेस की, उसको बेसिकली, या एक्साइटमेंट की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जिन वर्ड्स को यूज करते हो और जिस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम करते हो, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में आप इतना याद रखो, सडन फीलिंग्स जो है वो सेंटेंस में आपको पता चल रही होंगी, और इंपेरेटिव में जो है कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट जैसा होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको। मे आई कम इन सर। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिक्वेस्ट। ठीक है, मे आई कम इन सर। सी, देर इज नो सडन इमोशन इन दिस। मे बी यहाँ पे बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके आई हैव यूज्ड एक्सक्लेमेशन मार्क हियर, मे बी दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दैट, right? May I come in, sir? See, there could be some rule, I am not aware of it, to be very honest. Imperative sentences में usually आप नहीं use करोगे किसी को command देते हुए, order देते हुए और request करते हुए. You will not use exclamation mark. But still, if there are exceptions, I'll see to it in some book. ठीक है? Because so far I am not aware of any exceptions that are there. ठीक है? जितना भी मैंने English पढ़ा अभी तक मैं उसमें aware नहीं हूँ.
कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई एक्सेप्शंस हैं जहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं, बट स्टिल इफ देयर वुड बी सम एक्सेप्शंस तो फिर डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है एक रीजन, जो लॉजिकल रीजन मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये जो है, ये बेसिकली देखो, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग द वर्ड सर, ठीक है। नाउन में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, नाउन में हमने पढ़ा था एक वोकेटिव केस, राइट। वोकेटिव केस जब हमने पढ़ा था, तो दिस इज मे बी दिस सेंटेंस जो है ये बेसिकली नाउन का वोकेटिव केस को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज किया हो, ठीक है, बिकॉज यू आर कॉलिंग सर बाय हिज नेम इन दिस सेंटेंस एंड रेस्ट इज दी, ये वाला जो है मे आई कम इन, वो क्या है, एक तरीके से आपका परमिशन है, ठीक है। यू आर आस्किंग, यू आर रिक्वेस्टिंग सर टू कम इन, राइट। तो वो आपका बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। तो एक जो लॉजिकल रीजन, सी without knowing any exception, I'm not sure of it, but one logical reason which I could interpret is this only, कि वोकेटिव केस ऑफ नाउन की वजह से हो सकता है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज किया हुआ हो, राइट। Rest, I don't think so there is any, exception that I am aware of so far. So maybe if there would be some exception, I'll let you know by tomorrow, right? Right? Is it clear? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वोकेटिव केस के अलावा तो कुछ और रीजन समझ नहीं आ रहा इंपेरेटिव सेंटेंस में। मे बी अगर यहाँ पे है तो दैट इज जस्ट बिकॉज इट इज वोकेटिव केस ऑफ नाउन। वोकेटिव केस ऑफ नाउन सबको याद है, व्हेन वी यूज द नेम्स टू एड्रेस द पर्सन एंड देन वी स्टार्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पे बेसिकली वोकेटिव केस का एक रीजन हो सकता है। बाकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन योर बुक, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ कमांड, ठीक है। तो ये एक तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो स्पेसिफिकली मैं उन सेंटेंसेस को यहाँ पे रखूंगी जहां कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज ज्वाइन मी फॉर डिनर, नाउ दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्ट बट हियर एक्सक्लेमेशन मार्क विल नॉट बी यूज्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल switch off your mobile, now this is again a command, ठीक है। See, you use only question mark in the interrogative sentence. इन मार्क्स को लेके क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? हाँ, ओके, हेयर ना, इट कुड बी यस, आई फाइंड दिस लॉजिक इज क्वाइट राइट। ये जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बेटर लग रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है, मैं कॉमन से। बट लेट्स सी, लेट मी फाइंड इट आउट यार, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंक्विजिटिव कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ केसेस में अगर यूज हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वो कौन से केसेस हैं? तो आई थिंक वी शुड बी स्टडिंग दैट इन क्वाइट डिटेल बिकॉज देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट इट, ठीक है। आई डिडंट नोटिस दैट बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी वेयर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कमिंग इन, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में स्पेसिफिकली ऐसा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने आपको कि जो आप एरर आइडेंटिफाई कर रहे हो उसमें एरर ये है कि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा या नहीं होगा। पंचुएशन का बेसिकली, पंचुएशन बोलते हैं, पंचुएशन का बेसिकली जो यूज है उसकी वजह से एरर जो है वो बेसिकली है सेंटेंस में, राइट। तो आई हैव रेयरली सीन एनी ऑफ द सेंटेंसेस इन योर पेपर आल्सो एंड वॉट एवर पेपर आई हैव गिवन इन दोज पेपर्स आल्सो। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एज सच कभी प्रिसाइजली केस पढ़ने को मिला ही नहीं कि वहां पे आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने को मिल रहा है, राइट। बट देन यस, अब क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, राइट। बट सो फार आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक एरर है और वो एरर ये है कि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं हुआ। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट कम इन, दे विल नॉट डू दैट, राइट। इतना छोटा सा नहीं वो करेंगे, बट स्टिल हम इसका आंसर जो है वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसको कल देख लेते हैं, ठीक है। कल हमें नया चैप्टर भी शुरू करना है, प्रोनाउन, बट बिफोर स्टार्टिंग प्रोनाउन वी विल एड्रेस दिस, राइट।
आई लुक इनटू लाइक 2-3 बुक्स जो भी मैं रेफर करती हूँ उनमें देख लूंगी एक बार अगर कुछ ऐसा। पर मैंने जब पढ़ा था इम्पेरेटिव केसेस में, मैंने ऐसे स्पेसिफिकली सेंटेंसेस चैप्टर में इम्पेरेटिव केस में कोई एक्सेप्शन कभी नहीं पढ़ा। लाइक इट्स बिन 4-5 years, मे बी मोर देन दैट, जब से मैं इंग्लिश कर रही हूँ, बट आई नेवर रेड एनी एक्सेप्शन सो फार। बट यस, वी विल सी टू इट, राइट? वी विल फाइंड इट आउट. Okay, and this question has never come in before, so we'll try to find it out, no problem. अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था फ्रेजेस, राइट? हम लोग फ्रेजेस पढ़ रहे थे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रेजेस का मैंने आपको दे दिया था, ठीक है? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेजेस आई ऑलरेडी गेव यू। फ्रेजेस बेसिकली क्या होते हैं, देखो, फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें नाउन तो हो सकता है बट इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट, ठीक है? डूइंग अ एक्शन और वर्क, राइट? बिकॉज फ्रेज डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट, सो इट कैन नॉट कन्वे द कंप्लीट मैसेज। अब क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो कंप्लीट मैसेज भी नहीं कन्वे कर पाएगा, राइट? तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना। ओके, तो फ्रेज इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसा वर्ड है, कैसा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, नाउन तो यूज करते हैं बट सब्जेक्ट वहां पे मेंशन्ड नहीं होता है। अब सब्जेक्ट अगर मेंशन नहीं होगा तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दिस विल नॉट कन्वे एनी मीनिंग। मीनिंग नहीं कन्वे करेगा बट आपको ये बता देगा नाउन जो यूज हुआ है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, 10 foot लॉन्ग फ्लैग मूविंग बिहाइंड द कार एंड लॉस्ट पपी। तो ये जो ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट्स है, देखो, अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट कन्वेइंग एनी कंप्लीट थॉट आइडिया, हेंस दे आर ऑल फ्रेजेस। तो कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट थॉट या आइडिया जो है कन्वे नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उनमें नाउन जो है वो यूज हुआ है, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम फ्रेज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो आज हमें बेसिकली क्या देखना था, आज हमें देखना था टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो हम लोग इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? देखो, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो है ना, जैसे हमने बाकी सब चीजों के हम टाइप्स पढ़ते हैं, वैसे फ्रेजेस के भी बेसिकली क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है? सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फ्रेजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के भी हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, लेट जस्ट गिव मी 1 second बिफोर आई स्टार्ट। ओके, तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बेसिकली क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहला जो टाइप ऑफ फ्रेज है यहाँ पे, नाउन फ्रेज, ठीक है? A noun phrase contains a noun and the words that modify the noun. कोई भी ऐसा फ्रेज जो बेसिकली जिसमें हम नाउन को बेसिकली क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, या फिर बेसिकली जो ऐसे वर्ड्स हों जो बेसिकली उस नाउन को बेसिकली क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, उसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे, ठीक है? नाउन फ्रेज कौन सा फ्रेज होगा जहां पे आपको कोई भी नाउन देखने को मिलेगा, जैसे अ सिक लिटिल बॉय। बॉय इज व्हाट, कॉमन नाउन। सिक लिटिल बॉय, अब ये कैसे वर्ड्स हैं विच आर डेफिनेटली डिस्क्राइबिंग दिस पर्टिकुलर नाउन, हेंस ये कैसा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज कंटेनिंग अ नाउन इज नोन एज नाउन फ्रेज, ठीक है? कोई भी ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन है उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लव योर हाउस। अब इसमें हाउस बेसिकली क्या हो गया, नाउन, हेंस दिस इज व्हाट, अ नाउन फ्रेज। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है? तो नाउन फ्रेज को अगर सिंपल तरीके से आपको याद रखना है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, कोई भी ऐसा फ्रेज जहाँ पे बेसिकली आपका क्या मेंशन्ड है, आपका नाउन मेंशन्ड है। वर्ब फ्रेज कौन सा होगा, ऐसा फ्रेज जहाँ पे वर्ब मेंशन्ड है या फिर ऐसे वर्ड्स मेंशन्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब को चेंज कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ईगर टू नो द स्टोरी, ठीक है? तो यहाँ पे ईगर टू नो कैसा फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज होगा, राइट? सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी वर्ब फ्रेज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेव्ड सम फूड इन माई कार। अब यहाँ पे भी देखो, आई हैव सेव्ड, यहाँ पे बेसिकली इस पूरे सेंटेंस में आई हैव
saved some food in my car. यहाँ पे बेसिकली एक्शन क्या हो रहा है? सेव करना. तो बेसिक वर्ब यहाँ पे बेसिकली क्या है? ये है वर्ब. तो वर्बल फ्रेज कौन सा होगा यहाँ पे? ये फ्रेज होगा वर्ब फ्रेज, राइट? आई हैव सेव्ड. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, व्हाट एक्शन इज सब्जेक्ट परफॉर्मिंग? सब्जेक्ट इज सेविंग द फूड. तो हेंस सेविंग यहाँ पे बेसिकली क्या है? वर्ब है. दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब. तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज. तो एनी फ्रेज विच इज कंटेनिंग द वर्ब, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे. यहाँ ईगर टू नो, ठीक है, यहाँ ईगर टू नो बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ ईगर टू नो आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा. ठीक है. इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होगा? इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो वो बेसिकली इन्फिनिटिव होता है. तो जैसा फ्रेज जिसमें इन्फिनिटिव कंटेंट होगा, इन्फिनिटिव फ्रेज इज अ नाउन फ्रेज, मतलब उसमें नाउन भी होगा दैट बिगिंस विद एन इन्फिनिटिव. तो बेसिकली उसमें नाउन भी होगा, लेकिन द सेंटेंस, द फ्रेज, जो फ्रेज होगा वो किससे स्टार्ट होगा? इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा. जैसे आई वेंट टू केरला टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस. अब यहाँ टू केरला, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? आई वेंट टू केरला. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो आपका वो होगा, टू एक्सप्लोर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा, राइट? एक्सप्लोर क्या है? यहाँ पे वर्ब है. एक्सप्लोर करना इज एक्शन. व्हेन यू गो समवेयर एंड एक्सप्लोर समथिंग, दैट इज व्हाट? दैट इज एक्शन, दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे वेंट टू, ठीक है, आई वेंट टू केरला टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. हेयर टू एक्सप्लोर जो है वो बेसिकली क्या है? आपका इन्फिनिटिव है. और ये जो न्यू प्लेसेस है ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? नाउन आ जाएगा. केरला इज ऑल्सो अ नाउन. कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टू एक्सप्लोर न्यू फ्रेजेस. इन्फिनिटिव फ्रेज कैसा होगा? जो स्टार्ट किससे होगा? इन्फिनिटिव से होगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव प्लस इसके आगे जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? नाउन होगा. ठीक है, तो इस तरीके का फ्रेज जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? इन्फिनिटिव फ्रेज. जैसे टू एक्सप्लोर न्यू फ्रेजेस जो है यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव फ्रेज आ जाएगा. ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होगा? जिसमें बेसिकली कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगी. ठीक है, विच बिगिंस विद द प्रेपोजिशन, जो स्टार्ट ही प्रेपोजिशन से हो रहा है. ठीक है, और वो नाउन ऑफ द सेंटेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी. देखो, अब आई हैव सेव्ड सम फूड इन माई कार. ठीक है, अब यहाँ पे इन माई कार, इन से शुरू हो रहा है. ठीक है, इन क्या है? प्रेपोजिशन. तो इस सेंटेंस में इन माई कार बेसिकली क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, माई कार इज व्हाट? नाउन. ठीक है, इन माई कार ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें आप बेसिकली जो, या जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू ऑल. लेकिन अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हुआ है, तो याद है ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था हमने, एक्यूजेटिव केस नाउन में. वी रेड अबाउट द एक्यूजेटिव केस. सी, इन्फिनिटिव जो है बेसिकली, इन्फिनिटिव हमने इज अ टाइप ऑफ वर्ब जो हमने बेसिकली वर्ब चैप्टर में अभी लास्ट कुछ दिनों में खत्म किया था, राइट? इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ब्स बेसिकली कौन से वर्ब होते हैं? पहली चीज, जिन लोगों को इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स ये अभी तक भी क्लियर नहीं है, तो इसके ऊपर वर्ब चैप्टर में हमने डिटेल्ड जो लेक्चर्स हैं वो किए हैं. उन चैप्टर्स से वर्ब चैप्टर एक तो रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. सेकेंडली, मैं आपको यहाँ ये समझा देती हूँ कि इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं. ठीक है, देखो, बेसिक वर्ब्स, कोई भी वर्ब है उसका बेसिक फॉर्म क्या होगा? बेसिक फॉर्म होता क्या है? देखो, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड. देखो, अभी इन्फिनिटिव्स पे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं. इन्फिनिटिव्स पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं. देखो, पहले ये मुझे बताओ, अगर मैं बोलती हूँ बेस फॉर्म या फिर रूट वर्ब, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी वर्ब है, वॉट एवर वर्ब इज देयर, उसका बेस फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिससे बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, एक फॉर्म जिससे बाकी फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5 ये फॉर्म्स क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं राइट, तो राइट जो है वो बेसिकली क्या है? इट इज द बेस फॉर्म. इससे आप यहाँ पे बेसिकली रिटन भी बना सकते हो. ठीक है, यहाँ पे राइटिंग भी बना सकते हो और यहाँ पे V5 राइट्स भी बना सकते हो. V1 फॉर्म तो यही होगी ना राइट की.
ठीक है, तो V1 फॉर्म क्या होगी, यही होगी, राइट, रिटन, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो एक ऐसा बेस फॉर्म जिससे आप वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बना सकते हो, वो क्या होगा, रूट वर्ब। अब जब रूट वर्ब से पहले आप टू यूज करते हो तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। फिर इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हो सेंटेंस में, ये भी पढ़ा था। ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्लोर वर्ल्ड इज माई ड्रीम। तो यहाँ पे टू एक्सप्लोर जो है किसकी तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह। है क्या ये इन्फिनेटिव? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टू राइट बुक्स इज माई हॉबी, या फिर टू रीड बुक्स इज माई हॉबी। तो यहाँ पे टू रीड या फिर टू राइट जो है वो बेसिकली क्या है, दिस इज योर इन्फिनेटिव एंड इट इज स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट। आई लव टू रीड बुक्स, यहाँ पे टू रीड बेसिकली क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इन्फिनेटिव, राइट। एक बेस फॉर्म, एक रूट फॉर्म, जिससे बाकी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो क्या हो रही है, बन रही है। ठीक है, ओके, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स देख लो अब फ्रेजेस के। फ्रेजेस के टाइप आई होप सबको समझ आ गए होंगे। देखो, फ्रेजेस के टाइप्स जो है, इनमें जो चीज समझने वाली है वो यही समझने वाली है कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, ठीक है, और कौन सा फ्रेज आ जाएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, नाउन फ्रेज बेसिकली कौन सा फ्रेज है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें आप बेसिकली नाउन को मेंशन करोगे। अगर नाउन नहीं गिवन है तो हो सकता है उसमें प्रोनाउन गिवन हो। प्रोनाउन क्या होगा, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो नाउन फ्रेज है, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, इसको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसको आप सेंटेंस में, जिसमें सेंटेंस में नाउन होगा, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस में किस जगह पे यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट की जगह पे भी और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज कर सकते हो, राइट। सो यू कैन यूज इट एट द सब्जेक्ट प्लेस ऑल्सो एंड यू कैन यूज इट एज द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक सब्जेक्ट प्लेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट प्लेस का, बट प्लीज कीप मेंशनिंग दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक्स बिकॉज दीज वुड बी द रैंडम एग्जाम्पल्स। मैंने इसको कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो मे बी मैं कल तक भूल जाऊंगी अभी आपको बता के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर्स फ्रेंड had come to visit us। ठीक है, या माई ब्रदर्स फ्रेंड हैड कम टू विजिट अस। ठीक है, माई ब्रदर्स फ्रेंड, अब इसमें माई ब्रदर्स फ्रेंड बेसिकली क्या है आपका, नाउन फ्रेज। कौन सी प्लेस पे सेंटेंस में यूज्ड है, सब्जेक्ट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन बेसिकली क्या है, माई ब्रदर्स फ्रेंड इज अ नाउन ना, तो यहाँ पे कौन सी प्लेस पे यूज है, सब्जेक्ट प्लेस पे यूज है। हेंस ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेज ऐसा फ्रेज होगा जिसमें आप नाउन जो है उसको, उसमें आपको नाउन देखने को मिल जाएगा, तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि अरे यार नाउन यहाँ पे है, तो नाउन फ्रेज यही होगा। अब माई ब्रदर्स फ्रेंड, ये बेसिकली आपका नाउन है और सब्जेक्ट प्लेस पे ही यूज्ड है, हेंस ये बेसिकली नाउन फ्रेज होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, scented candles are my favorite। यहाँ पे scented candles बेसिकली क्या है, दिस इज द नाउन, हेंस ये बेसिकली क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। कहाँ पे यूज्ड है, सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज्ड है, राइट। तो कोई भी ऐसा फ्रेज, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज कंटेनिंग नाउन और एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन, उसको हम बेसिकली नाउन फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउन हो सकता है मॉडिफायर, ठीक है, या फिर कोई ऐसा, यस वी विल रिवाइज prepositional फ्रेज ऑल्सो, डोंट वरी। ठीक है, तो नाउन फ्रेज बेसिकली क्या होगा, ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन है और बेसिकली वो किसी भी प्लेस पे यूज हो सकता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप क्या था, वर्ब फ्रेज, जिसमें वर्ब होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ईगर टू नो, नो जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, वर्ब फ्रेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स आर
practicing hard so that they can clear the एग्जाम। अब इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे है? स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड सो दैट दे कैन क्लियर द एग्जाम। वेयर इज द वर्ब? व्हाट इज द मेन एक्शन दैट इज हैपनिंग? प्रैक्टिसिंग। हाँ, प्रैक्टिसिंग जो है वो मेन एक्शन यही हो रहा है ना कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो एग्जाम क्लियर कर ले। तो यहाँ पे मेन एक्शन क्या है? प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पे वर्ब वाला फ्रेज कौन सा होगा? यही तो होगा, दिस वुड बी योर वर्ब फ्रेज। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, दिस वुड बी योर वर्ब फ्रेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स हैव बीन barking. What is the main action that is taking place? Barking. Hence ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? ये आपका verb phrase हो जाएगा। ठीक है, तो एक्शन वाला जो जहां पे भी verb है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? verb phrase। इन्फिनेटिव फ्रेज बेसिकली क्या होगा यार? देखो, इन्फिनेटिव फ्रेज होगा जहां पे भी इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है। अब इन्फिनेटिव फ्रेज में नाउन भी हो सकता है, देखो जैसे यहाँ पे ये, तो दैट इज योर इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, तो सिंपल होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव से शुरू होगा और अल्टीमेटली बेसिकली क्या होगा? इन्फिनेटिव से शुरू होगा और उसके आगे एक नाउन भी जो है वो यूज्ड होगा। तो इन्फिनेटिव प्लस नाउन इज योर इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज को कैसे याद रखोगे? आई प्लस एन, दैट मीन्स इन्फिनेटिव प्लस नाउन। इन्फिनेटिव क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और इस पूरे फ्रेज में एक नाउन भी होगा, आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, अब देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज। व्हाट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज? देखो, प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसा फ्रेज होगा जिसमें प्रेपोजिशन यूज हो रही है, सिंपल। अब उसको सेंटेंस में प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, बेसिकली इट इज बिगिनिंग विद द प्रेपोजिशन, राइट? तो प्रेपोजिशन से क्या हो रहा है? बिगिन हो रहा है। अगर वो प्रेपोजिशन से बिगिन हो रहा है तो इट इज द प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे देखो, लेकिन वो सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की तरह क्या कर सकता है? फंक्शन कर सकता है। ठीक है, इट वर्क्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब और एन नाउन। ठीक है, अब इसमें देखो, इट रेन्ड फॉर अ वाइल, किससे शुरू है? इट क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इट रेन्ड फॉर अ वाइल बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, द ज्वेलरी बॉक्सेस वर kept inside the were kept inside the cupboard, were kept the jewelry boxes were kept inside the cupboard। यहाँ पे inside the cupboard बेसिकली कौन सा फ्रेज है? prepositional phrase। ठीक है, inside word is used to join this part of the sentence and this part of the sentence। the book is kept under the table। under the table यहाँ पे बेसिकली क्या है? prepositional phrase। ठीक है, ओके, यहाँ पे अंडर द टेबल क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो जो भी ऐसा फ्रेज जो बेसिकली किसी प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है उसको आप बेसिकली क्या बोलोगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलोगे। बट यू शुड रिमेंबर दैट इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेपोजिशन ओनली। ठीक है, उसको प्रेपोजिशन की तरह ही आपको बेसिकली क्या करना है? सेंटेंस में शुरू करना है। जहां से प्रेपोजिशन शुरू हो जाएगा वहां से वो फ्रेज जो है आगे शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सबको समझ आ गई ये फ्रेजेस। नाउन फ्रेज में नाउन होगा। ठीक है, वर्ब फ्रेज में क्या होगा? वर्ब होगा। इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव प्लस नाउन होगा। और प्रेपोजिशन में फ्रेज कहां से शुरू होगा? प्रेपोजिशन से शुरू होगा। टू, फॉर, अंडर, अबव, ठीक है, इनसाइड। ठीक है, और बेसिकली क्या हो सकता है? लुक फॉर। ठीक है, और क्या हो सकता है? और क्या प्रेपोजिशंस पढ़े हैं हमने? बिसाइड या बिसाइड्स। ठीक है, तो ये सब प्रेपोजिशंस जो हैं इनको बेसिकली आप ध्यान में रखोगे। एनी फ्रेज स्टार्टिंग विद द प्रेपोजिशन इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, राइट? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल्स। ओके, चलिए, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा।
phrases and various जो बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब एक चीज, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप इसको अभी साथ साथ पेन डाउन करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे, कोई भी फ्रेज जो आपको गिवन होगा वो कभी भी, इसको आप नोट कर लो, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर नोट्स, इट इज नॉट मेंशन्ड, राइट। सो यू विल हैव टू सेपरेटली पेन डाउन आफ्टर दिस टॉपिक। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिशन कर लो, ठीक है। आप फ्रेजेस के से रिलेटेड कुछ चीजें एक्स्ट्रा ध्यान में रखोगे। क्या ध्यान में रखोगे? कि जो फ्रेज है वो हमेशा एज अ पार्ट ऑफ क्या होगा, यूज होगा सेंटेंस। इसको आप अलोन यूज नहीं करते हो, ठीक है। अलोन इसका क्यों यूज नहीं करते हो? क्योंकि अगर आप इसको अलोन यूज करोगे तो ये क्या रहेगा, मीनिंगलेस रहेगा, ठीक है। सो यू डोंट यूज इट अलोन, ठीक है। तो फ्रेज को आप हमेशा कैसे यूज करोगे? एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज करोगे। दूसरी चीज, दे नेवर गिव कंप्लीट मीनिंग। अब मुझे ये बताओ, कंप्लीट मीनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं फ्रेजेस? व्हाई आर फ्रेजेस नॉट गिविंग द कंप्लीट मीनिंग? बिकॉज यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो मेंशन्ड नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट एक्शन क्या कर रहा है, तो कंप्लीट मीनिंग कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। They do not give you the complete meaning because subject is not mentioned in the phrase, ठीक है। phrases जो होते हैं they are without subject। noun हो सकता है उनमें, preposition हो सकती है उनमें, verb हो सकता है उनमें, देखो infinitive हो सकता है, बट सब्जेक्ट जो है वो mentioned नहीं होगा। Hence ये जो phrases है ये अपने आप में क्या रहेंगे, incomplete रहेंगे। they will be incomplete incomplete on their own। Hence ये phrases basically क्या रहेंगे, they will be incomplete on their own, बिकॉज इनमें से किसी भी फ्रेजेस में देखो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। इन फ्रेजेस को आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हो जब पूरा सेंटेंस बनेगा तब। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल फ्रेज को देखोगे, जैसे अ सिक लिटिल बॉय, इट इज नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग। ईगर टू नो इज नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग। टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, अब क्या एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस? एज सच अगर सिर्फ इतना इसको यहाँ से हटाओ और सिर्फ इतना सा वर्ड देखो, तो अपने आप में ये बेसिकली कुछ मीनिंगफुल सेंस कन्वे नहीं कर रहा है, ठीक है। इट रेंड जो है ये बेसिकली क्या है, इट रेंड, ठीक है। अगेन अगर इसको एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज करोगे तो इट विल बी मीनिंगफुल, राइट। तो ये जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस जो हैं, सबसे पहले दे आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, दे आर नेवर यूज्ड अलोन। व्हाई दे आर नेवर यूज्ड अलोन? क्योंकि वो कुछ मीनिंग ही कन्वे नहीं करेंगे। दे नेवर गिव कंप्लीट मीनिंग इज द सेकंड थिंग दैट यू विल रिमेंबर, ठीक है। आप इसको क्यों यूज करते हो, फ्रेजेस को सेंटेंसेस में क्यों यूज करते हो, ठीक है। एक चीज और याद रखो कि मोर देन वन फ्रेज भी हो सकता है सेंटेंस में, मोर देन वन फ्रेज इन सेंटेंस। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जहां पे आपको मोर देन वन फ्रेज भी मिल सकता है। तो अगर सेंटेंस में एक जगह पे आपको फ्रेज मिल रहा है और दूसरा फ्रेज दूसरी जगह, फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशनल फ्रेज एक जगह मिल रहा है और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो बेसिकली एक जगह मिल रहा है, तो एक सेंटेंस में ये दोनों फ्रेजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी दो फ्रेजेस जो है एक ही सेंटेंस में हो सकते हैं, ठीक है, राइट। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अभी, मुझे वो एग्जाम्पल याद आ ही गया, एक सेकेंड। आई गेव यू दिस वन एग्जाम्पल, आई हैव saved some food in my car, ठीक है। अब यहाँ पे हैव सेव्ड क्या है, मेन एक्शन, सेविंग मेन एक्शन है, तो ये कैसा फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। इन माई कार कहां से शुरू हो रहा है, प्रेपोजिशन से, तो ये बेसिकली कैसा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और इस सेंटेंस में देखो मोर देन वन फ्रेज यूज हुआ है, मोर देन वन फ्रेज। इस सेंटेंस में मोर देन वन फ्रेज इज यूज्ड। कौन कौन से दो फ्रेजेस हैं, एक वर्ब फ्रेज है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वर्ब फ्रेज कौन सा, आई हैव सेव्ड, जहां पे वर्ब मेंशन्ड है। और प्रेपोजिशन से जहां से शुरू हो रहा है, देखो प्रेपोजिशन भी है, नाउन भी है, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। सो एक सेंटेंस में मोर देन वन फ्रेज भी हो सकते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में, ठीक है, राइट। तो ये तीन चीजें आप याद रखोगे। उसके अलावा एक चीज आप याद रख लेना, फ्रेज को हम सेंटेंस में, ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें कुछ
एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द सेंटेंस मिल जाए और सेंटेंस क्या बन जाए, मीनिंगफुल बन जाए। हम एक प्रॉपर सेंटेंस को, एक पूरे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ही उसमें कोई फ्रेज ऐड करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, अ सिक लिटिल बॉय, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं अ सिक लिटिल बॉय, तो ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज है, बट यस हमें इससे पता नहीं चल रहा है कि कैसा नाउन फ्रेज है, क्या आगे क्या मतलब निकल रहा है इस बात का, नहीं ना। अ सिक लिटिल बॉय was taken to the hospital for his treatment, right? This is the short form of treatment. ठीक है, a sick little boy was taken to the hospital for his treatment, right? अब यहाँ पे नाउन फ्रेज को ऐड करके मैंने इस पूरे सेंटेंस को क्या बना दिया, मीनिंगफुल बना दिया। अब मैं यहाँ से अगर इस नाउन फ्रेज को रिमूव कर दूं और सिर्फ इतना सेंटेंस यहाँ से रीड करना शुरू करूं, was taken to the hospital for his treatment, अब ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, मीनिंगलेस है। कौन was taken, कहाँ was taken, अगर मैं आपको बोलूं आके, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, अगर मैं आके आपको बोलूं was taken to the hospital for his treatment, आप मुझे कहोगे मैम क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, who was taken, कौन किसको लेके गए, राइट? तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है उसको मीनिंग ऐड करने के लिए मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया, नाउन फ्रेज जोड़ दिया। तो फ्रेजेस जो है वो एक तरीके से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट द सेंटेंस, और बेसिकली उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आप उसको सेंटेंस में क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। अब देखो ये जो फ्रेज था इसका ये भी मीनिंगफुल बन गया व्हेन इट इज एडेड टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट? और यहाँ पे ये जो सेंटेंस था ये भी मीनिंगफुल बन गया जब यहाँ पे हमने इस फ्रेज को ऐड कर दिया, राइट? So these are the few things that you will remember about the phrases. Phrases को हमेशा as a part of sentence use करते हैं, किस लिए, ताकि वो सेंटेंस के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सके। देखो क्रोनोलॉजी में चीजों को याद रखना, स्टोरी बना के आपको इजीली ये पॉइंट्स याद रहेंगे। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे कि फ्रेजेस जो है एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज होंगे। क्यों यूज होंगे एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस? सो दैट दे कैन गिव अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पॉइंट 4 देखो, फर्स्ट पॉइंट के बाद पॉइंट 4, they are used as a part of sentence. Why they are used as part of sentence? So that they can give us additional information about the subject, about the sentence, and to make sentence meaningful. ठीक है? But when they are used alone, जब आप उनको alone use करोगे, they never give a complete meaning. ठीक है? And there can be more than one phrase in the sentence. So these are the 4 things that you will remember कि phrase जो है हमेशा as a part of sentence use होते हैं। part क्यों? ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, प्लस मीनिंग मिल सके सेंटेंस को। ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट बेसिकली क्या इसमें ऐड करोगे, नेक्स्ट ऐड करोगे कि मोर देन वन फ्रेज भी हो सकता है, एंड दे देमसेल्व्स अलोन यूज करोगे तो क्या होंगे, मीनिंगलेस हो। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेजेस। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे क्लॉजेस। व्हाट आर क्लॉजेस, राइट? क्लॉजेस देखेंगे। I'll just take 5 minutes, I'll explain the concept, but because आज थोड़े से डाउट्स थे and we took time in that, तो फिर क्लॉजेस वाला जो पार्ट है वो हम कल फिनिश करेंगे, और कल हम प्रोनाउन चैप्टर भी शुरू करेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द नोट्स। ठीक है, नोट्स आपके बेसिकली कंप्लीट हो चुके हैं प्रोनाउन चैप्टर के। ठीक है, तो इजीली अब हम ये चैप्टर जो है वो शुरू कर सकते हैं कल। ठीक है, अब देखो, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब फ्रेज में क्या था, फ्रेज जो था देखो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जो बेसिकली क्या था, जिसमें आप बेसिकली नाउन तो मिल रहा था आपको बट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, और उससे आपको ये नहीं पता चल रहा था सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे तो आपको सब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो क्लॉज कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जहां पे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होगा, और सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको पता चलेगा। It means clause has a verb which is actively doing, clause has a subject which is actively doing the action. So there is a little mistake here, correct it in your notes. Clause has a subject जो basically क्या कर रहा है, actively क्या कर रहा है, action को perform कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे basically clause क्या है, clause are nothing but they are group of words जो basically subject और verb को include करते हैं, जिनमें दोनों चीजें mentioned होंगी। इसमें subject जो है action क्या perform कर रहा है वो हमें क्लियरली पता चलता है। ठीक है, देखो अब डिफरेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे क्लॉज और फ्रेज का, ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फ्रेज व्हिच डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज में आपको सब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा था, ये नहीं पता चल रहा था कि सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, बट अगर कोई वर्बल फ्रेज है, कोई वर्ब फ्रेज है, तो उसमें आपको वर्ब पता चल रहा था।
ठीक है, ओके। बट ये नॉर्मली जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट जो है वो नहीं मेंशन्ड होता, हेंस आपको ये पता नहीं चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है, या कोई भी वर्ब अगर गिवन है उसको परफॉर्म कौन कर रहा है। वर्बल फ्रेज में भी आपको वर्ब गिवन है ना, पर आपको ये नहीं पता चलेगा वो वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है, बिकॉज सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉज कुकिंग, ठीक है, कुकड, वॉज कुकड, ठीक है, ये क्या है, वर्बल फ्रेज है। ठीक है, दिस इज अ वर्बल फ्रेज, बट यहाँ पे सब्जेक्ट इस कुकिंग को कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड, राइट। बट यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्रेज में क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों मेंशन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज कुकिंग, अब ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट सब्जेक्ट भी मेंशन्ड है, वर्ब भी मेंशन्ड है, बट क्लॉज है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लॉज। अब इससे क्या पता चलता है, सब्जेक्ट के होने की वजह से क्लॉज आपका मीनिंगफुल होगा, जो कि फ्रेज नहीं था। तो सब्जेक्ट और क्लॉज में जब इसमें क्लॉज और फ्रेज में जब आप डिफरेंस देखोगे तो दो डिफरेंस है। नंबर वन, सब्जेक्ट इज मेंशन्ड हियर और उसका एक्शन भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, हेंस हमें उसका एक्शन नहीं पता चलेगा। वर्ब यहाँ पे मेंशन्ड हो सकता है क्लॉज में, वर्ब हमें यहाँ पे भी मेंशन्ड हो सकता है, बट विदाउट सब्जेक्ट होगा, बट विदाउट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड जो देखेंगे, ये देखेंगे क्लॉज जो है इट कैन बी मीनिंगफुल ऑल्सो एंड इट कैन बी मीनिंगलेस ऑल्सो। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा ही क्या होगा, मीनिंग लेस होगा। ये थ्री डिफरेंसेस पता चल गए सबको क्लॉज और फ्रेजेस के बीच में। अब दोनों बेसिकली क्या है, बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्शन, इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्शन। ठीक है, इसमें वर्ब हो सकता है, इसमें भी हम वर्ब पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब फ्रेजेस पढ़ते हैं हम। ठीक है, लेकिन बेसिकली विदाउट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद मीनिंगफुल हो सकता है क्लॉज और मीनिंगलेस भी हो सकता है, और यहाँ पे ये मीनिंगलेस ही होगा फ्रेज। ठीक है, दोनों एज अ, देखो क्लॉज को आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज क्लॉज इंडिपेंडेंटली ऑल्सो, जैसे मैंने बोला शी वॉज कुकिंग। अब इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट ऐड नहीं भी करोगे यहाँ पे तो भी इसको इंडिपेंडेंटली तो यूज कर सकते हो। तो क्लॉज को आप क्या यूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो, बट दिस कैनॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, दिस इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसको हमेशा एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज करोगे। ठीक है, तो क्लॉज को आप बेसिकली क्या करते हो, इंडिपेंडेंटली, यस ऑफ कोर्स यू कैन कॉल क्लॉज अ सेंटेंस आल्सो, बट उसको यूजुअली, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंटली भी तो यूज कर पा रहे हैं, देखो शी वाज कुकिंग, यू कैन यूज दिस इंडिपेंडेंटली आल्सो। अपने आप में कंप्लीट मीनिंग डिलीवर कर रहा है ना ये सेंटेंस, इसमें दो ही तो चीजें यूज हुई, सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, तो ये तो वैसे से सेंटेंसेस हो गए ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे हमने पढ़ा था इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो सब्जेक्ट और वर्ब, उसमें भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही बन रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट इज बर्ड्स, फ्लाई इज वर्ब। कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट ये एक तरीके से क्लॉज भी है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि मीनिंग डिलीवर कर रहा है, राइट। तो ये जो क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस है, देखो इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो, इसको यहाँ पे किसी नोटबुक में नोट कर लो, बिकॉज दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर नोट्स। ये यहाँ से हम जो पढ़ रहे हैं, वॉट एवर टॉपिक्स वी हैव स्टडीड, उसके एनालिसिस के बाद ये अभी हमने बनाया है टेबल। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअली आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, ऐसे टेबल की फॉर्मेट में। ये यहाँ पे मैंने आपको बना दिया बिकॉज हम उसको उतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो मेंशन करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, so it was important to mention this, hence I have drawn this table. Please screenshot this table and mentioned in your notes, because this table is not given in any book. किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो मर्जी बुक उठा लो, कहीं पे किसी नोट्स में नहीं मिलेगा ये आपको। दिस इज प्योर एनालिसिस, जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े, देखो ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसी में से डिराइव करके एनालाइज करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बुक में मेंशन था और वहां से हमने किया। तो एनालिसिस के बेसिस पे हमने ये टेबल ड्रॉ की है। आई होप एवरीबडी हैज स्क्रीनशॉट दिस टेबल। कर लिया सबने, मैं डिलीट करूं इसे, कैन आई डिलीट दिस टेबल?
जस्ट लेट मी नो, जल्दी से सब लोग कमेंट करो जितने भी लोग हैं। देखो जो जो टॉपिक्स हम नोट्स में नहीं पढ़ रहे हैं ना, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उनके रिगार्डिंग एक चीज जो है आप याद रख लो कि वो टॉपिक्स जो थे दे वर नॉट प्लान्ड, दे वर नॉट गिवन इन द बुक्स। ठीक है, दे वर नॉट गिवन इन द बुक्स, जो मैं आपको नोट्स में मेंशन कर देती। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर क्लॉज एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो उस डिस्कशन में से जो भी एनालिसिस निकल के आया है वो ये है। ठीक है, ये कहीं पे किसी बुक में नहीं है, हम लोग प्योर एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आप लोग को डिफरेंस और कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ आ जाए। बुक में से आप खुद भी पढ़ सकते थे ये चैप्टर। ठीक है, कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता था। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे आपको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन करके, ठीक है, एनालिसिस करके क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। फ्रेजेस देखा हमने आज। ठीक है, फ्रेजेस देखा हमने आज, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देखा आज हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे उनके, फिर हमने देखा क्लॉज क्या होता है, और फिर हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, क्लॉज प्लस फ्रेजेस में डिफरेंस क्या है। अब बहुत सारे बच्चे जो अदर इंस्टीट्यूट्स में होंगे, आप देख लेना, उनको ये डिफरेंस ही नहीं पता होगा कि क्लॉज और फ्रेजेस में डिफरेंस क्या है। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि वो टेबल किसी बुक में मेंशन नहीं है जो मैंने आपको बनवाई है, राइट? एंड आई होप नाउ दैट टेबल इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो आज हमने ये चीजें देखी। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, कल हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दो होते हैं। ठीक है, इसको खत्म करके आई गेस बहुत ही छोटा सा पार्ट रह गया चैप्टर का, नथिंग मोर इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कल हम देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग ये लास्ट एक टॉपिक रहेगा सेंटेंसेस का। ठीक है, ये भी हम कल देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक रह गया, कल ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आई डोंट थिंक सो कल प्रोनाउन शुरू होगा, बिकॉज ये चैप्टर रह गया है। इस चैप्टर को फिनिश करके परसों हम लोग प्रोनाउन शुरू करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट प्रोनाउन परसों ऑन फ्राइडे, या फ्राइडे को भी मैं प्रोनाउन शुरू नहीं करूंगी, क्योंकि फ्राइडे हमने ना उसके लिए रखा था, डाउट सेशन के लिए रखा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर। तो किसी को भी कुछ डाउट्स हैं तो हम लोग वो करेंगे, या फिर फ्राइडे को हम प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। आपका एग्जाम अक्टूबर में है ना, तो फ्राइडे जो था वो रिविजन के लिए था। तो डाउट्स या तो मैं उस दिन लूंगी आप लोगों के, या फिर जैसे हम लास्ट प्रेपोजिशन चैप्टर तक रिवाइज किया था, हमने क्या रिवाइज किया था? आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वर्ब्स। ठीक है, तो अब इस क्लास में हम लोग टेंसेस और वॉइस जो है दोनों क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे फ्राइडे को। ठीक है, तो मेक श्योर सब लोग ये क्लास अटेंड करें, और उसके बाद मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोनाउंस। ठीक है, न्यू चैप्टर इन न्यू वीक, बट फ्राइडे क्योंकि रिविजन क्लासेस हैं, तो आपके पुराने चैप्टर्स में फ्राइडे को आपको रिवाइज करा दूंगी। क्विक रिविजन, टेंसेस एंड वॉइस। अगर टाइम मिला तो हम लोग स्पीच भी कर लेंगे, अगर स्पीच के लिए टाइम नहीं मिला तो कोई और छोटा चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, एवरीबडी इज ओके विद दिस कॉन्सेप्ट? जल्दी से रिप्लाई कर दो यार, ये रिविजन वाला ठीक है फ्राइडे को, या फ्राइडे को प्रोनाउन ही करना है? यू गाइज वांट टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑन फ्राइडे? देखो दो ऑप्शन है, फ्राइडे को न्यू चैप्टर विच इज प्रोनाउन, या फिर रिविजन। अगर आप लोग रिविजन करना चाह रहे हो तो रिविजन टाइप करके चैट बॉक्स में सेंड कर दो। इफ यू वांट न्यू चैप्टर तो टाइप न्यू चैप्टर। जल्दी करो जल्दी, एवरीवन, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। अच्छा यार, कल फ्राइडे है ना? आई थॉट टुडे इज वेडनेसडे, बट चलो, अगर कल भी फ्राइडे है तो भी हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्लास को। हम लोग रिविजन भी कल करेंगे, और हम लोग ये सेंटेंसेस चैप्टर भी फिनिश करेंगे, बिकॉज आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, तो कल थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके आना। ठीक है, ऐसा करेंगे कल, हम लोग सेंटेंसेस चैप्टर जल्दी से फिनिश करके टेंसेस वो रिवाइज कर लेंगे, एटलीस्ट वन चैप्टर तो रिवाइज हो। ठीक है, ओके, वी विल ट्राई टू मैनेज बोथ। एंड क्योंकि हमें टेंसेस जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, आप लोगों को आता होगा, और हम ऑलरेडी देखो उसको डिटेल में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, कितने सारे लेक्चर्स लेके। तो उसको क्विक रिवीजन करानी है मुझे आपको एग्जाम से पहले, जो हम अभी से प्लान कर रहे हैं। नवंबर में पेपर है ना,
तो पहले से शुरू करना पड़ेगा, तभी कंप्लीट होगा ना। अगर मुझसे करना चाह रहे हो तो पहले से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर खुद से पढ़ना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो विद दिस आई सी यू टुमारो। टुमारो इज फ्राइडे, राइट? तो कल हम रिवीजन भी करेंगे और ये चैप्टर भी फिनिश करेंगे। इजी टॉपिक्स हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल मैं क्लास थोड़ा सा अर्ली शुरू करूंगी, ठीक है? आई विल नॉट वेट फॉर एनीवन। अगर हम रिवीजन कर रहे हैं और इसको साथ साथ कर रहे हैं तो कल मेक श्योर यू गाइज ज्वाइन टाइमली। नॉट इवन 2 minutes आई वेट फॉर एनीवन, बिकॉज जो लोग ज्वाइन करेंगे आई वैल्यू देयर टाइम, एंड उनको ध्यान में रखते हुए इन स्टूडेंट्स को मैं कल सेंटेंस चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगी और रिवीजन भी करा दूंगी, ठीक है? ओके, so with this I'm just winding up the class. I'll see you all tomorrow with the revision also, and with the remaining topics as well. So thank you so much for joining the session. Thank you so much.